स्टार्ट लेते हैं। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल मतलब, ग्लोबल का मीनिंग होता है, ग्लोबलाइजेशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन इज द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज एंड पीपल अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर, जहाँ पे एक कंट्री से निकल करके दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन होगा। इन इकोनॉमिक टर्म्स इट डिस्क्राइब्ड एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन अराउंड द ग्लोब फॉस्टर थ्रू द फ्री ट्रेड। फॉस्टर वहाँ पे जहाँ पे हम अडॉप्ट करते हैं, हमने फ्री ट्रेड को अडॉप्ट किया है और नेशन की बाउंड्री के बाहर जहाँ पे हम ट्रेडिंग करेंगे, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। A system that has emerged since the last 50 years or so। यहाँ पे जो हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे वो सिर्फ लास्ट 50 ईयर्स का ग्लोबलाइजेशन है, उससे पहले भी ग्लोबलाइजेशन था, बट हम जिस ग्लोबलाइजेशन को जानते हैं वो सिर्फ लास्ट 50 ईयर्स का ग्लोबलाइजेशन है। अब पीछे जाते हैं, ठीक है। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। फर्स्ट थिंग इज द ट्रेड, दूसरा माइग्रेशन, पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, चार चीज़ों के साथ। ऑल दो हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। अब हिस्ट्री के साथ ह्यूमन सोसाइटीज़, अब अलग अलग जो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है तो अलग अलग ह्यूमन सोसाइटीज़ क्या हुई हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हुई है, ये हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में। यहाँ पे हम देखो चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, एशिया के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम एंशियंट टाइम ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरे ट्रैवल करने वाले, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पंडित, ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग, पहली चीज़ गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज। ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हुई हैं लोगों के साथ। मैम क्यों? अब जब हम जा रहे हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह तो हम अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जाएंगे, हम कल्चर लेके जाएंगे, हम हमारी स्किल्स लेकर के जाएंगे, हम अपने साथ अगर कोई बीमार है तो बीमारी को भी लेके जाएंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीस्ट मतलब क्या बोले? प्रीस्ट मीन्स पंडित। मैम इन्वेंशन इन्वेंशन मीन्स तो किसी चीज़ का नया आविष्कार करना। बाई 3000 BCE, इसका फुल फॉर्म क्या था? BCE। देखो BC मतलब बिफोर द क्रिश्चियन एरा। एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड, कोस्टल ट्रेड मतलब जो कोस्ट लाइन थी वहाँ पे ट्रेड्स होते थे सी रूट के जरिए, लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। फॉर मोर देन अ मिलेनिया cowries from the Maldives found their way to China and East Africa। cowries और कौड़ी इज़ द शीशल यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ अ करेंसी। जिस कौड़ी को हम लोग खेलते हैं वो ईस्ट से लेकर के अलग अलग जगहों पे, ईस्ट अफ्रीका और चाइना तक गया है जहाँ पे समुंदर नहीं था, ठीक है, जहाँ पे कौड़ी उनके सिविलाइजेशन में नहीं था। दैट वाज अ फॉर्म कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं, और कौड़ी वाज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। अब सबसे पहला हम जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे वो सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड पढ़ेंगे। हमारा पॉइंट फर्स्ट ये है सिल्क रूट। द सिल्क रूट हैज़ अ हिस्टोरिक ट्रेड रूट, एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट था। इट स्ट्रेच फ्रॉम एशिया टू द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन यूरोप में है और एशिया, ट्रैवर्सिंग चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस एंड इटली। इस सिल्क रूट के जरिए इतने सारे कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा था। अगर हम सिल्क रोड को देखें तो आपकी बुक में भी ये मैप है पर बहुत क्लियर नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स को ये मार्क कर रहा है। द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो अगर मैं कहीं जा रही हूँ, अपने साथ सोचो ये बॉटल को बेचने जा रही हूँ, एक बॉटल है मेरे पास, मैं उसको बेचने जा रही हूँ, तो मैं वहाँ का पैसा लेके वापस आऊँगी, ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं देकर आऊँगी ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रोड्स थे ये लिंक बनते गए किनके बीच में, एक ट्रेड के बीच में और कल्चर के बीच में। हिस्टोरिक ट्रेड मींस, हिस्टोरिक मतलब पुराने समय का, ठीक है। अब इसका नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा, ठीक है, सिल्क रोड क्यों पड़ा। द सिल्क रोड अर्न इट्स नेम फ्रॉम द चाइनीज सिल्क, सबसे फाइन क्वालिटी का सिल्क होता था, अ हाईली वैल्यूड कमोडिटी दैट मर्चेंट्स ट्रांसपोर्टेड अलोंग दिस ट्रेड नेटवर्क। क्योंकि इस रास्ते के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ सिल्क, जो बहुत अच्छा चाइनीज सिल्क था, वो ट्रेड किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी सिल्क रूट पड़ गया।
हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट, अब एक ही सिल्क रूट नहीं था, बहुत सारे सिल्क रूट थे, ओवर लैंड एंड बाई सी लिंकिंग एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका विच एग्जिस्टेड इवन बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। क्रिश्चियन एरा के पहले और 15th सेंचुरी तक ये सारा जो लिंक ऑफ ट्रेड था इस रोड के ज़रिए होता था, एक्टिव ट्रेड होता था, जिसमें 3 बड़ी कॉन्टिनेंट्स आती हैं। पहला आता है यूरोप और एशिया के बीच में, और इसमें नॉर्थ अफ्रीका भी पार्ट में था। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स एक कमोडिटी है, एक सामान है, ठीक है। थ्रू दिस रूट चाइनीज पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया वर इम्पोर्टेड टू यूरोप। इन्हीं रस्तों के ज़रिए चाइनीज़ की जो पॉटरी होती थी, टेक्सटाइल होता था और जो स्पाइसेस मसाले होते थे वो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया से लेकर के यूरोप तक पहुंचाया जाता था। एंड इन रिटर्न गोल्ड एंड सिल्वर वर बॉट टू इंडिया, और इसके बदले में गोल्ड और सिल्वर हमको मिलता था। पॉटरी मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीना मिट्टी के बर्तन, वो चीना मिट्टी एक्चुअली पोर्सलिन होता है, बट पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन। चाइना से यूरोप, फिर मतलब ये जो ट्रेड होता है, देखो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, यूरोप इज़ द सेंटर ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो यूरोप तक जाती थी हमारे पास हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, और फिर यूरोप इसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता था। अब इसके साथ होता था कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, दोनों साथों साथ चले, ठीक है। अर्लियर क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मुस्लिम्स ट्रैवल्ड थ्रू दिस रूट टू एशिया, इसी रस्तों के ज़रिए क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम्स भी ट्रैवल किए और इंडिया तक, एशिया तक पहुँचे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट। बुद्धिज़्म जो इंडिया से शुरू हुआ था और ईस्टर्न इंडिया से शुरू हुआ था और बाकी सारे डायरेक्शन में इस सिल्क रूट के ज़रिए ही स्प्रेड हुआ। आज के डेट में इंडिया में बुद्धिज़्म की उतनी वैल्यू नहीं है, बट अगर हम लोग एशिया के दूसरे ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के ज़रिए फॉलो किया जाता है। ये तो हो गई हमारे गुड्स की बातें, जहाँ पे गुड्स और कल्चर हमारा हुआ। इसके अलावा फूड ट्रैवल्स भी किया, खाना भी ट्रैवल किया। अगर मान लो बीइंग अ बंगाली मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं अपने पसंद का खाना अपने साथ ले करके जाऊँगी। तो अब यहाँ पे 2 बड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक स्पेगेटी का दिया गया और एक पोटैटो का दिया गया है। स्पेगेटी ना नूडल्स को ही कहा जाता है, ठीक है। जो हम नूडल्स खाते हैं वही हमारा स्पेगेटी कहलाता है, उसी तरीके की बनाई जाती है। फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंजेस। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल्ड। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टी। हमारे इंडिया में टी को कोई जानता नहीं था और आज टी हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई है। ब्रिटिशर्स इसको लेकर आए थे और हमारे देश में कोई चाय को जानता भी नहीं था। It is believed that the noodles traveled from China to become spaghetti while pasta from Arab countries. ठीक है, नूडल्स चाइना से निकल करके स्पेगेटी बन गया, जबकि पास्ता अरब से निकल के आया है, ठीक है। Similar foods were also known in India and Japan, but the truth of their origins may never be known. एक ही जैसे खाने हमारे इंडिया में और जापान में भी पाए जाते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया में हुआ कि जापान में हुआ ये अभी तक नहीं पता। While guesswork suggests the possibility of long distance cultural contact even in the pre-modern world. यहाँ से निकल कर के आता है गेसवर्क कि हमारे बीच में बहुत पहले से ही खाने को लेकर के भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, लेना देना, ठीक है। Most of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomato, chili, sweet potatoes, etc. were not known to our ancestors till about 5 centuries ago. आज से 500 साल, 5 century मतलब 500 साल पहले तक इन सारे चीज़ों के बारे में हमारे पूर्वजों को पता भी नहीं था, ये कहीं और से बाहर से आए हैं। These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later became known as the Americas. ये सारा खाना अमेरिका से निकल के आया। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया तब जाकर के ये सारे खाने डिस्कवर हुआ। In fact, many of our common foods came from the America's original inhabitant, the American Indians.
मैम क्रिस्टोफर किसी पर्सन का नाम क्या? हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस एक इंसान, जैसे इंडिया का जो पोर्ट था वो वास्को डा गामा ने वास्को डी ढूंढा था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकन लैंड को डिस्कवर किया था। अभी हम उसके बारे में पूरा डेप्थ पढ़ेंगे। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड द डेथ। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, यूरोप्स पुअर बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटोज। यूरोप में जो गरीब लोग थे, जब पोटैटो उनके कल्चर में इंट्रोड्यूस हुआ, पहले उनको पोटैटोज नहीं पता था, उनका जो स्टेपल फूड था वो व्हीट एंड मीट था। जब पोटैटोज आया तो वहाँ के जो गरीब थे वो ज़्यादा अच्छे से पेट भर के खा पाते थे और ज़्यादा अच्छे से जी पाते थे। दे यूज टू कॉल इट एज हम्बल पोटैटो। आयरलैंड पुअर पीजेंट बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज। आयरलैंड एक कंट्री का नाम है जहाँ के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो पूरी तरह से पोटैटोज पे डिपेंडेंट हो गए, तो उनका खाना ही पोटैटोज बन गया था। एक इंसिडेंट है इन 1890s when disease destroyed the potato crop, many people died due to the starvation. पोटैटोज आलू की खेती खराब होने की वजह से बहुत सारे लोग मर गए, भूखे मर गए। अब आते हैं हम लोग कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड के ऊपर। यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ड है डिजीज, बीमारियां। इन द 16th century the European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. ठीक है, अब अमेरिका तक हम पहुंच गए। This shrank the pre-modern world gently. Shrank मतलब सिकुड़ जाना। अब क्या हुआ, हमारे पास और ज़्यादा एक्सेस हो गए। Indian Ocean already had a bustling trade with goods and people crisscrossing its water. अब इंडियन ओशियन में पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था। ठीक है, इंडियन ओशियन से इंडिया, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड थी। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन पेनिनसुला जो था वो एक क्रूशियल पॉइंट था जहाँ पे और अच्छे तरह से ट्रेडिंग हो सकती थी। हमने ये क्लास 9th में भी पढ़ा है कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, जो ओशियन में निकला हुआ है, इसकी वजह से उसको तीनों डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए एक्सेस मिलते थे। ट्रेडिंग मतलब व्यापार। ठीक है, द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस हेल्प एक्सपैंड सम ऑफ दीज फ्लोज टूवर्ड्स द यूरोप। अब हमारा जो ट्रेड था वो यूरोप की तरफ बढ़ रहा था। अब इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे क्या पड़ा? बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया था, उस लैंड को डिस्कवर नहीं किया था, उससे पहले तक अमेरिका हमेशा अलग, आइसोलेटेड रहा, उसको बाकी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। But from 16th century, its vast land, crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. अब उसके 16th सेंचुरी के बाद से ही उस यहाँ के लोगों के लाइफ में बदलाव आना शुरू हुआ। प्रीशियस मेटल्स, particularly silver from the mines located in present day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. पेरू और मैक्सिको में जो सिल्वर की खान थी, वहाँ से सारा सिल्वर्स निकल करके किसके फाइनेंसेस को अच्छा कर रहा था? यूरोप के। और यूरोप इसकी वजह से ज़्यादा एशिया के साथ ट्रेड कर पा रहा था। तो अमेरिका से यूरोप कनेक्ट हुआ, यूरोप से एशिया कनेक्ट हुई। लेजेंड स्प्रेड इन 17th century यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका's फेबल वेल्थ। फेबल मतलब कथा जो होती है ना, कहानियाँ। Many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold. एक काल्पनिक की कहानी है कि सच है, we don't know, कि एक सोने का शहर था और बहुत सारे लोग उस सोने के शहर को ढूंढने निकले। मैम उसमें नेम दिया है। हाँ, मैम कहाँ के लोगों में बदलाव होने? साउथ अमेरिका। ठीक है, by the mid 16th century, the Portuguese and the Spanish conquest and colonization of America was decisively under the way. 16th century के मिड में पोर्चुगीज़ और स्पेनिश ने कॉन्क्वेस्ट शुरू किया और अमेरिका पे कॉलोनीज बनना अब शुरू हो गए थे। कॉन्क्वेस्ट मतलब कब्जा करना। ठीक है, मैम तो अमेरिका वाले कुछ नहीं किए वहाँ पे कॉलोनीज? जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो हमने भी कुछ किया था,
बट वी हैव टेकन 200 ईयर्स टू गेट द इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया होगा, जहाँ पे भी कॉलोनीज बनेगी वहाँ पे उनकी भी अपनी एक स्टोरी होगी, अपनी एक हिस्ट्री लाइन होगी, प्रोटेस्ट तो ज़रूर हुआ होगा। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए? द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर द स्पेनिश कॉन्करर्स वर द जर्म्स। उन्होंने जर्म्स का इस्तेमाल किया, बीमारी फैलाने का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल, स्मॉल पॉक्स, अ डेडली किलर दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन। स्पेनिश पीपल ने क्या किया? एक स्मॉल पॉक्स से ग्रसित जिसको पहले से बीमारी थी स्मॉल पॉक्स की, ऐसे इंसान को वो अमेरिका ले गए। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। डेडली मतलब जैसे अब ये कोरोना वायरस था, ये डेडली था। स्मॉल पॉक्स से भी लोग मर जाते थे, वो बहुत खतरनाक था। डेडली मीन्स खतरनाक, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? जैसे ही वो लोगों में इंट्रोड्यूस हुआ वो बहुत जल्दी से फैलने लग गया। ड्यू टू देयर लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी नाम की चीज़, बीमारियों की रोकथाम करने की क्षमता उनमें बहुत कम थी, बिकॉज वो बहुत टाइम से आइसोलेशन अलग थलग रहते थे against this disease that came from America. It killed and decimated whole communities, paving the way for conquest. Guns could be brought down and turned against the invaders, but not diseases. अगर कोई गन दिखा के हमें डराए तो हम गन के से लड़ सकते हैं, लेकिन कोई इंसान बीमार पड़ जाए, जर्म्स उसकी बॉडी में आ जाए तो वो लड़ भी नहीं सकता। यूरोप्स कंडीशन अंटिल 19th सेंचुरी, ठीक है। यूरोप की कंडीशन, सबसे पहली चीज़ थी पॉवर्टी एंड हंगर वर द कॉमन इन द यूरोप। 19th सेंचुरी में यूरोप में सबसे ज़्यादा जो थी वो थी पॉवर्टी और हंगर। सिटीज़ वर क्राउडेड एंड डिजीज़ेस वर वाइड स्प्रेड। जो सिटीज़ थी वो क्राउडेड थी, मतलब बहुत पॉपुलेशन था, और डिजीज़ेस चारों तरफ फैली हुई थी। खाना नहीं था, भूखे थे, तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी हैं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसेंट्रेस वर कॉमन। उनके बीच में आपसी झगड़े रिलीजियस को लेकर के हो रहे थे। कॉन्सिक्वेंसेस, 1000 ऑफ पीपल फ्ली टू अमेरिका। बहुत सारे लोग अमेरिका की तरफ चले गए, क्योंकि यूरोप में जगह नहीं थी, खाना नहीं था, तो दे मूव टू द अमेरिका। फ्लीड मीन्स होता है भाग जाना। Here by the 18th century, plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for the European markets. So 18th century में प्लांटेशन जो वर्क्स थे ये बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ गया, जहाँ पे अफ्रीका से पकड़ करके लोगों को प्लांटेशन, शुगर एंड कॉटन प्लांटेशन को करवाया जाता था, ताकि वो उन चीज़ों को ले जाके यूरोप में बेच सके। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके परिणाम ये हुए कि बहुत सारे लोग अमेरिका भाग गए, और 18th सेंचुरी तक प्लांटेशन का काम बहुत तेज़ी से कराया गया, जहाँ पे अफ्रीका से लोगों को पकड़ के लाया जाता था। और प्लांटेशन मतलब एक जैसी खेती करना जिसे हम बेच सकें। शुगर और कॉटन के प्लांटेशन में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता था, ताकि उसी शुगर और कॉटन को हम ले जा कर के यूरोपियन मार्केट में सेल कर सकें। मैम अफ्रीका से अमेरिका लेकर आते हैं बेचने के। अफ्रीका से अमेरिका में स्लेव्स बना के लाते थे, और फिर जो ग्रो होता था उसे यूरोप में ले जा कर के बेचते थे। Until 18th century, China and India were amongst the world richest country. 18th century तक इंडिया और चाइना अच्छे अमीर कंट्री हुआ करते थे। दे वेर ऑल्सो प्रोमिनेंट इन एशियन ट्रेड। हम एशियन ट्रेड में भी सबसे आगे थे। लेटर चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। लेकिन बाद में चाइना ने अपनी ओवरसीज ट्रेड को बंद कर दिया और ख़ुद को एकदम आइसोलेटेड कर दिया, कि हम पढ़ेंगे भी। China reduced role and rising importance to the America gradually moved to the center of the world trade westward. इसके बाद क्या हुआ? जैसे चाइना ने अपना पूरा चीज़ रोक लिया, इम्पोर्टेंस किसको मिलने लग गई? अमेरिका को, और वो सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गया। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, जर्म्स आ रही थी, डिजीज़ आ रही थी, कॉलोनीज आ रही थी। इन सारी चीज़ों की वजह से चाइना ने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। मैम कहाँ के लोग भाग के आगे बोले? अमेरिका। यूरोप के लोग भाग के अमेरिका आए। हाँ यूरोप।
यूरोप नाउ एमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। सारा इंपॉर्टेंस जब अमेरिका को मिल रहा था तो अमेरिका किसकी कॉलोनीज में था? यूरोप के। तब क्या यूरोप क्या हो गया? सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गया। अब 19th सेंचुरी आती है आपके बुक में। अब इस 19th सेंचुरी में वर्ल्ड जो है वो बहुत चेंजेस आए और इस चेंजेस के जो 4 बड़े कारण थे वो था इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, cultural and technological. All of these factors transform the society and reshape the external relation. लोगों का रहन सहन, सोसाइटी का उठना बैठना बिल्कुल चेंज हो गया और इस चेंज की वजह से हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस जो थे वो भी चेंज होने लग गए। अब कितने तरह के फ्लो हो रहे थे हमारे सोसाइटी में वो देखते हैं। 3 बड़े तरह के फ्लो हो रहे थे। पहला हो रहा था फ्लो ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड इन गुड्स, मतलब हम गुड्स को, सामान की खरीदी और बिक्री कर रहे थे। दूसरा था फ्लो ऑफ कैपिटल, एक जगह से पैसा दूसरे जगह जा रहा था। और तीसरा था फ्लो ऑफ लेबर, एक जगह से इंसान काम करने के लिए दूसरे जगह ले जाया जा रहा था। All 3 flows were closely interconnected and affected people's life more deeply now than ever before. अब इन सब चीज़ों की वजह से लोगों की लाइफ में बहुत बदलाव आए, इतने बदलाव आए जो पहले कभी नहीं आए थे। Sometimes the interconnection could be broken. For example, labor migration was often more restricted than goods or capital flow. गुड्स और कैपिटल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज़्यादा आसान था, लेकिन लेबर फ्लो के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी। येट इफ़ वी लुक एट दिस फ्लो टुगेदर द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज बेटर इन द 19th सेंचुरी। और बट इन सभी चीज़ों की वजह से 19th सेंचुरी में हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी वो अच्छी हालत पे थी। अब वर्ल्ड इकोनॉमी का नया जो शेप आया वो कैसा आया? A good place to start is the changing pattern of food production and consumption in industrial Europe. पहले जो बदलाव आई वो क्या थी? पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में, किस तरह से खाना उगाया जाएगा और कैसे खाना को कंज्यूम किया जाएगा। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। ट्रेडिशनल की हम बात करें तो हर कंट्री ये चाहता था कि हमारे पास हमारा सेल्फ सफिशिएंट खाना हो। बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन self-sufficiency in food meant lower living standard and social conflict. उनका सेल्फ सफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा था? लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रही थी और कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े हो रहे थे। रीज़न क्या है वो देखते हैं। सिचुएशन इन ब्रिटेन, क्या सिचुएशन था जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा था और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था? पहला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी थी। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा खाना चाहिए। इंक्रीज इन फूड राइस, अब डिमांड अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो रही है तो लोग क्या करेंगे? उस चीज़ को महंगा बेचना शुरू कर देंगे, तो प्राइस राइज भी होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्न लॉ, ठीक है। अंडर द प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। अब इतनी सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाना देना पड़ेगा, महंगाई कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे उन्होंने ला दिया एक कॉर्न लॉ। अब कॉर्न लॉ है क्या चीज़ वो देखते हैं। द कॉर्न लॉज वर टैरिफ एंड अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्टेड फूड एंड कॉर्न एनफोर्स्ड इन द यूनाइटेड किंगडम between 1815 to 1846. The word corn in British English denotes all cereal grains including wheat, oats and barley. ये wheat consuming था, इनके लिए जो most important खाना था that was the bread. Wheat, oats, barley, हर तरह के cereals पर इन्होंने import को रोक दिया कि अब हम import नहीं करेंगे, हम हमारे देश में खुद उगाएंगे। अच्छी बात थी। तो प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम क्या आया? यस, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। अनहैप्पी विथ हाई फूड प्राइजेस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स द एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। वो हाई प्राइस राइस से खुश नहीं थे और उन्होंने एबॉलिशन की मांग की कि इस कॉर्न लॉ को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज मीन्स अच्छी, कॉन्स मतलब बुरे। Food could be imported more cheaply than it could be produced within the country. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कहा कि फूड बड़े आसानी से, बड़े सस्ते में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अपने देश में उगाएंगे तो हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ब्रिटिश फार्मर्स वर अनेबल टू compete with the imports.
जो ब्रिटिशर्स खुद अपने देश पे उगा रहे थे वो उनकी क्वालिटी इंपोर्ट्स के तुलना में अच्छी नहीं थी, तो दे वर अनेबल टू कम्पीट. वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. अब बहुत सारा जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड था. थाउजेंड ऑफ मेन एंड वीमेन वर थ्रोन आउट ऑफ द वर्क. बहुत सारे लोगों ने का काम भी चला गया. दे फ्लॉक टू द सिटीज़ एंड माइग्रेटेड ओवरसीज. फ्लॉक्ड मतलब झुंड के झुंड उठ करके वो शहरों की तरफ चले गए सो दैट दे कैन गेट द जॉब. और कुछ लोग तो ओवरसीज भी चले गए, मतलब समुंदर पार भी चले गए. फ्रॉम द मिड 19th century, faster industrial growth in Britain led to the higher incomes. मिड 19th century में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की शुरुआत हुई. इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे भी हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत हम यहाँ पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल नेक्स्ट चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेकिन इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए, कुछ दुष्परिणाम निकल करके आए. इंक्रीज्ड फूड इम्पोर्ट. फूड का इम्पोर्ट बढ़ गया. इम्पोर्ट मतलब कहीं बाहर देश से खरीदना. लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपैंड इन द ईस्टर्न यूरोप. ईस्टर्न यूरोप का जो पार्ट था वहाँ के लैंड्स को सफ किया गया और वहाँ पे अब ग्रोइंग की जा रही थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा था. प्लस रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया टू मीट द डिमांड्स फूड डिमांड्स इन ब्रिटेन. ब्रिटेन की इतनी पॉपुलेशन हो गई थी कि हम दूसरे जगह से खाना उगा करके ला रहे थे. रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट. अब ब्रिटेन तक तो आएगा कहाँ, कैसे, शिप में आएगा, लेकिन जहाँ पे उगाया जा रहा है वहाँ से शिप तक लाने के लिए उनको रेलवेज को डेवलप करना पड़ा, जिसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ड एंड ओल्ड वंस एक्सपैंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज. हमें नए नए पोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है और जो पुराने पोर्ट्स थे, पुराने हार्बर्स थे जहाँ पे शिप खड़ी होती है, उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि अच्छे से अच्छा कार्गोज मतलब लोड को उसमें रखा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वीट और दूसरे जो हमारे सीरियल्स उसे ग्रो करके लाया जा सके. इवन पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन. अब जिस जगह पे खेती की जा रही है वहाँ पे भी लोगों को जा कर के रहना पड़ेगा, जा कर के बसना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि वेदर द पीपल, द नेटिव पीपल आर डूइंग इट करेक्टली, प्रॉपरली और नॉट. ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर. इन तीनों काम को करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए थी, एक पैसा दैट इज़ कैपिटल और दूसरा लेबर दैट इज़ ह्यूमन्स. ह्यूमन भी नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे स्लेव्स आएंगे. ठीक है. कैपिटल फ्लोड फ्रॉम द फाइनेंशियल सेंटर्स सच एज लंडन. इस वक्त अभी तक मिड 19th century तक जो लंदन था वो फाइनेंशियल सोर्स था सबके लिए, फाइनेंशियल वहीं से आता था, फाइनेंस पैसा वहीं, पैसे का सेंटर लंदन था. नियरली 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in 19th century. 19th century में करीब करीब 50 million people यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए और ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 millions आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स, क्रॉस्ड ओशियन एंड वास्ट डिस्टेंस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर. मतलब एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश. स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ ना लोगों का यूरोप टू अमेरिका. देखो माइग्रेशन तभी स्टार्ट हो गया था जब अमेरिका का डिस्कवर हुआ था. ठीक है, जैसे ही अमेरिका का डिस्कवर हुआ और स्लेव ट्रेड आया तब से ही माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था. अब एक बार थोड़ा सा समरी देख लेते हैं हम लोग. 1890 अ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेकन शेप. अभी हमारे पास जो इकोनॉमी थी वो ग्लोबली एग्रीकल्चर को कर रही थी. accompanied by the complex changes in labor movement pattern. अब लेबर का मूवमेंट पैटर्न बदल गया था. कैपिटल फ्लो, इकोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजीज, इन सब चीज़ों में बदलाव आ गया था. Food no longer come from a nearby village or town but from thousands of miles away. अब हमारा खाना किसी पास के गांव या शहर से नहीं आता था बल्कि 1000 miles away से आता था, किसी दूसरी कंट्री से आता था. It was not grown by the peasant tilling his own land but by an agricultural worker perhaps recently arrived who was now working on a large farm that only a generation ago had mostly likely been a forest. अब हमारा खाना कोई फार्मर नहीं उगा रहा था, अब हमारा खाना एक एग्रीकल्चरल वर्कर उगा रहा था. वैसी जगह पे उगा रहा था जो शायद थोड़े वक्त पहले तक, कुछ सालों पहले तक जंगल था. उस जंगल को काट करके वहाँ पे हम किसी और से एग्रीकल्चरल वर्कर से काम करवा के हमारा खाना उगा रहे थे जो फार्मर नहीं है.
Now it was transported by railways built for very purpose and by ships which were increasingly manned in these decades by low paid workers from the southern Europe, Asia, Africa and Caribbean. अब ये खाना ट्रांसपोर्ट होता था रेलवेज़ और शिप्स के ज़रिए, और रेलवेज़ इसीलिए ही डेवलप किए गए थे कि वो हमारे लिए खाना ला सकें। और ये इसको रेलवेज़ और शिप्स को मैंड करना, मेंटेन करना कौन कर रहा था? द पीपल, लो पेड वर्कर्स, जिन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, जो सदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और करेबियन आइलैंड के पार्ट्स थे, वहाँ रहते थे। चेंजेस दैट 19th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन बॉट इन पंजाब, हमारे पंजाब में क्या चेंजेस आए? Some of dramatic changes, though on a smaller scale, occurred in West Punjab also. That was the canal colonies of Punjab. बहुत important है ये. British Indian government built a network of irrigation canals to transform semi-desert wasted into fertile agricultural land to grow wheat and cotton for export. हमारे पंजाब में ब्रिटिशर्स ने कैनाल्स बनाए, सो दैट, कैनाल मतलब नहर, ठीक है, छोटे छोटे नहर जो होते हैं ना वो उन्होंने बनाए, सो दैट जो सेमी एरिड एरिया है, सेमी डेजर्टेड एरिया है, जो वेस्ट एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीट और कॉटन उगाया जा सके, जो फाइनली एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ में। उन्होंने अपनी क्या बोलना चाहिए, अपनी ज़रूरत के लिए हमारा डेवलपमेंट किया। वो ब्रिटिश में बनाएंगे, ब्रिटिशर्स ने बनाए। मैम कहाँ बनाए? पंजाब। ठीक है, अब इसने पूछा कैनाल क्या होता है। अ कैनाल इज अ चैनल ऑफ वाटर आर्टिफिशियली मेड फॉर बोट्स टू ट्रैवल थ्रू और टू कैरी वाटर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। दैट इज, हिंदी में हम इसको नहर बोलते हैं कि एक नदी से एक छोटा सा नहर काटते हैं और उस पानी को अपने खेतों तक हम लेके जाते हैं। लेटर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एक्सपैंडेड ऑफ वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स। इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन किया गया, किस लिए? ताकि वो ब्रिटिश के टेक्सटाइल मिल्स को अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल दे सकें। बिटवीन 1820 to 1914 प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ इन वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम्स। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, इतना ज़्यादा ट्रेड बढ़ गया। प्रोडक्शन होगा तभी तो ट्रेड बढ़ेगा। By 19th century, nearly 60% of the world trade was comprised by primary products, that is agricultural products such as wheat, cotton, coal, etc. 19th century तक 60% वर्ल्ड ट्रेड किस चीज़ में होते थे? प्राइमरी प्रोडक्ट्स में, जैसे वीट, कॉटन और कोल। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। What was the role of technology in all these? The railways, steamship, telegraph, etc. were important invention without which we cannot imagine the transformed 19th century world. इन सब चीज़ों के बगैर ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल ही नहीं था। इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, कौन से कारण थे जिसमें ये डेवलपमेंट हो पाया? पहला सोशल फैक्टर था, सोसाइटी फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर and the economic factor. Colonization stimulated new investments and improvements in transport. ट्रांसपोर्ट में कोलोनाइजेशन की वजह से बहुत चेंजेस हैं। फास्टर रेलवेज, लाइटर वगून्स एंड लार्जर शिप्स हेल्प मूव फूड फ्रॉम मोर चीपली एंड क्विकली। अब हमारे पास फास्टर रेलवेज आ गए जो जल्दी चलते थे, लाइटर वैगन्स आ गए, हल्के जो वैगन्स होते हैं वो आ गए, जिसकी वजह से जो फूड था वो बहुत सस्ते में और बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा था। मतलब जो डिब्बे होते हैं ना, वो जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो वाले। द ट्रेड इन मीट ऑफर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, द ट्रेड इन मीट, एग्जाम्पल ऑफ मीट ट्रेड, ठीक है। इसमें पिक्चर भी आपकी बुक में दिया हुआ है। टिल 1870s एनिमल्स वर शिप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड देन स्लॉटर देयर, ठीक है। 1870 तक क्या होता था, एक जिंदा जानवर को अमेरिका से यूरोप लाया जाता था और फिर उसे स्लॉटर किया जाता। स्लॉटर इज़ अ प्रोसेस जब हम उसे मारते हैं खाने के लिए। बट लाइव एनिमल टुक लॉट ऑफ शिप स्पेस एंड मैनी ऑल्सो डाई एंड बिकम अनफिट टू ईट ड्यूरिंग द वॉयज। वॉयज मीन्स ट्रैवल।
जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह लेता था और कभी कभी वो ट्रैवल के दौरान मर जाता था और खाने लायक नहीं रहता था। मीट वॉज एक्सपेंसिव, दैट्स वाई डिमांड वॉज लो। इसकी वजह से जो मीट था वो बहुत महंगी थी और उसका डिमांड बहुत कम था। जो अमीर लोग थे सिर्फ वही डिमांड करते थे। हाई प्राइस ऑफ मीट kept इट्स डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन until द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसकी वजह से मीट जो हुआ वो कॉमन प्रोडक्ट में बन गया। Later, the development of refrigerated ship enabled the transport of perished food over a long distance. इसके बाद आया रेफ्रिजरेटेड शिप्स। शिप में ही रेफ्रिजरेटर लगा हुआ था जिसकी वजह से लंबे डिस्टेंस तक जो चीज़ें थी वो पेरिश रहती थी। पेरिश मतलब अच्छी रहना, सड़ना नहीं। Now, animals were slaughtered for food to at the starting point and then transported as frozen meat. अब जानवरों को फर्स्ट पॉइंट से अमेरिका में स्लॉटर किया जाता था, उनको क्लीन किया जाता था, उनको फ्रोज कर दिया जाता, फ्रोजन मीट कर दिया, उनको प्रोसेस कर दिया जाता था। दिस रिड्यूस्ड शिपिंग कॉस्ट एंड लोअर मीट प्रोसेस इन यूरोप। इसकी वजह से मीट की प्राइसेस अब कम होने लग गए यूरोप में। नाउ पुअर्स कुड कंज्यूम अ मोर वेराइड डाइट। अब गरीब इंसान के पास भी खाने के लिए ऑप्शंस थे। Better living conditions prompted social peace within the country and supported the imperialism abroad. अब खाना मिला तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स भी ख़त्म हो गए। अच्छा खाना मिलेगा तो हमारा दिमाग भी शांत रहेगा, जिसकी वजह से सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो गए, सोशल पीस आ गया और इसने सपोर्ट किया इम्पेरियलिज्म को अब्रॉड में, दूसरी कंट्रीज़ में। इम्पेरियलिज्म मीन्स